नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। रक्षाबंधन समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के अंतर्गत कार्यक्रम में प्रतिभाग कर नारी शक्ति का अभिनंदन कर रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर नारी शक्ति द्वारा मुख्यमंत्री को तिलक लगाकर रक्षा धागा बांधकर अभिनंदन एवं स्वागत किया गया उनका। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सीएम ने क्षेत्र के विकास के लिए 2 घोषणाएं की, जिसमें बनबसा नगर पंचायत के अंतर्गत अत्यंत खराब मोटर मार्गों और नालियों का निर्माण कार्य किया जाएगा। बनबसा के ग्रामीण क्षेत्रों में आंतरिक 10 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। सीएम ने कहा कि सभी के सहयोग से ही आदर्श चंपावत के साथ ही आदर्श उत्तराखंड का निर्माण भी हो पाएगा। एक करके ही आए हैं होंगे, जिसमें मुझे आप सबके बीच में आकर उसको एक पारिवारिक रूप में एक परिवार से मिलना हुआ है। तो मैंने संकल्प लिया था कि चंपावत के मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को जहां पर भी मेरी आवश्यकता होगी, मैं हमेशा प्रयास करूंगा कि उसके साथ खड़ा हूं, उसको कभी मायूस न होने दूं। आज आप सभी के हंसते खिलखिलाते चेहरे देखकर वास्तव में मुझे अत्यधिक खुशी हो रही है कि एक भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार भाई बहन के एक दूसरे के प्रति स्नेह, विश्वास और कर्तव्य का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े इस पर्व का ऐतिहासिक महत्व भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर क्षेत्र में हमारी मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व बढ़ा है और उत्तराखंड के विकास में मातृशक्ति की अहम भूमिका है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेश की महिलाओं को प्रदेश के अंदर यानी उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा भी प्रदान की गई है। नाबालिग लड़की के साथ देहरादून के आईएसबीटी में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया के बाद से प्रदेश कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पलटवार करते हुए कहा कि उत्तराखंड को देवभूमि और वीरभूमि कहा जाता है और ऐसी घटनाएं होना बेहद दुखद है। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा सिर्फ राजनीति करती है और ऐसे मुद्दे राजनीतिक नहीं होने चाहिए, बल्कि इस पर सभी दल के लोगों को एक मंच पर रहकर इसे सुधारने के लिए विचार प्रकट करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने नेताओं के दोहरे चरित्र को भी देखना चाहिए। इस तरह की घटनाओं पर राजनीति न करके अपनी संवेदना प्रकट करनी चाहिए। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीते दिनों एक लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था आईएसबीटी में, और उसके बाद से कांग्रेस ने जमकर हमला प्रदेश सरकार पर बोला था। अब इस पर मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पलटवार किया है कांग्रेस के बयान पर। उन्होंने कहा है कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति करने के बजाय कांग्रेस को साथ में आगे आना चाहिए और अपने विचार प्रकट करने चाहिए और अपने नेताओं के दोहरे चरित्र के बारे में भी आकलन कर लेना चाहिए। केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय केदारनाथ मंदिर में सोने के प्रकरण को लेकर व्यथित हैं। उनका आरोप है कि कांग्रेस एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत लगातार केदारनाथ धाम के गर्भगृह में स्वर्ण परत चढ़ाने के मामले में दुष्प्रचार अभियान चलाए हुए है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि केदारनाथ सोना चोरी मामले को लेकर रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, लेकिन बीकेटीसी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर रही है। बीजेपी लगातार जो है धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। केदारनाथ का प्रतीकात्मक मंदिर दिल्ली में बनाने की जरूरत क्या बीजेपी को आन पड़ी कि आज तक उस मामले को लेकर क्या कार्रवाई हुई, किसी को पता नहीं।
ऐसे में क्या बीजेपी से उम्मीद करें कि केदारनाथ सोना चोरी को लेकर वो दूध का दूध और पानी का पानी करेगी? केदारनाथ में सोना पीतल में कैसे बदला, इसका जवाब पूरे देश का सनातन प्रेमी चाहता है और लगातार इस मामले में सरकार की ओर से लीपापोती हो रही है। वहीं के तीर्थ पुरोहितों ने सोने के पीतल में बदलने पर गंभीर सवाल खड़े किए। अब हम लगातार कह रहे हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और सरकार जिस जांच की बात कर रही है उसमें वहां के तीर्थ पुरोहित शामिल थे या नहीं थे, वहां के जो है स्थानीय व्यापारी शामिल थे या नहीं थे। अगर आप जनता को और केदारनाथ टेम्पल कमेटी से जुड़े हुए स्टेक होल्डर को विश्वास में नहीं लेंगे तो आपकी जांच कैसी हुई होगी, इसका अंदाजा सनातन प्रेमियों को, धर्म प्रेमियों को और धर्माधिकारियों को है। आईएसबीटी देहरादून में 16 साल की नाबालिग से बस में सामूहिक दुष्कर्म का मामला जो है संज्ञान में आने के बाद से उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने एसएसपी अजय सिंह और जिला प्रोबेशन अधिकारी के साथ पीड़िता से मुलाकात कर उसका हालचाल जाना। आयोग अध्यक्ष ने पीड़िता से मुलाकात कर घटना की संपूर्ण जानकारी ली, जिसके बाद से उन्होंने एसएसपी अजय सिंह के निर्देश दिए मामले में गंभीरता से जांच करते हुए सभी आरोपियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और कोई भी दोषी छूटना नहीं चाहिए। तो देहरादून बस में रेप कांड मामले में अब महिला आयोग के अध्यक्ष ने जो है पीड़िता से मुलाकात की है। कुसुम कंडवाल ने मुलाकात की है पीड़िता से, साथ में एसएसपी अजय सिंह को निर्देश दिए हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जितने भी लोग इस मामले में शामिल हैं, कोई भी सजा से अछूता नहीं रहा जाना चाहिए, ये कहा है महिला आयोग के अध्यक्ष ने। नाबालिग से मुलाकात उन्होंने की और दुष्कर्म मामले में उनसे मिलकर के पीड़िता का हालचाल जानने पहुंची महिला आयोग के अध्यक्ष। आज जैसे जानकारी मिली है कि आईएसबीटी देहरादून में एक बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, तो जानकारी मिलते ही तुरंत ही मैं बच्ची से मिलने किशोरी गृह गई हूँ देहरादून से और बच्ची से बातचीत भी की है। तो इस प्रकार से अगर इस तरह की घटना बहुत ही निंदनीय घटना है और किसी बच्ची के साथ इस तरह का रेप होगा तो पुलिस भी लगातार सभी अपराधियों को चिन्हित कर लिया है। सीडब्ल्यूसी की टीम भी लगातार काउंसलिंग कर रही है उस परिवार की, उसके परिजनों की जानकारी नहीं मिल पा रही है। और डेंगू की रोकथाम के लिए स्कूलों पर भी अब जिला प्रशासन सख्ती बरतने वाला है, जिसे देखते हुए देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने देहरादून के मुख्य शिक्षा विभाग अधिकारी को स्कूलों में निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। इस बात को लेकर के जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि स्कूलों में निरीक्षण करके देखा जाए बच्चे पूरी बाजू की यूनिफॉर्म में हैं या नहीं और सोर्स रिडक्शन का भी ध्यान रखा जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं बच्चों को प्रेयर के दौरान सोर्स रिडक्शन के तरीके सिखाए जाए ताकि वो घर पर भी उन तरीकों का इस्तेमाल कर डेंगू से बचाव कर सकें। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डेंगू को नियंत्रण में रखने के लिए प्रशासन जो है यानी जिला प्रशासन लगातार एक्टिव नजर आ रहा है और इसको लेकर के खासकर की जो जिले की डीएम है डीएम सोनिका भी जो है लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं और उन्हें दिशा निर्देश दे रही हैं कि इस मामले में हमने जो हर साल की तरह मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देश जो निर्गत होते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है फुल स्लीव्स का हो गया और जो भी एहतियात स्कूल को बरतने हैं, चाहे वो फ्यूमिगेशन हो गया, सोर्स रिडक्शन हो गया, वो सारे इंस्ट्रक्शंस जाते भी हैं
और मेरे द्वारा ये भी कहा गया है कि कोशिश करें कि जो प्रेयर्स होती हैं उसमें कुछ समय निकाल के 2-3 मिनट का, जिसमें कि बच्चों को भी ये सिखाया जाए कि किस तरह से सोर्स रिडक्शन होता है, जिससे कि वो घर में जाके अपने लेवल पे भी ये कर सके। और न्यायालयों में लंबे समय से लंबित वादों के त्वरित निपटारे को लेकर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर सिविल जज एसडी ने बताया कि 14 सितंबर को एक दिवसीय राष्ट्रीय लोक अदालत के अंतर्गत देश भर के न्यायालयों में लंबित वादों का निपटारा किया जाएगा। और इसी क्रम में देहरादून जिले के भी सभी न्यायालय, जिसमें विकासनगर, चकराता, डोईवाला और ऋषिकेश, सभी में 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सिविल प्रकृति के वाद, चेक बाउंसिंग, मोटर दुर्घटना, प्रतिकर, फैमिली मैटर के साथ ही क्रिमिनल के शम्मी प्रकृति के मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 14 सितंबर को त्वरित निस्तारण कार्यक्रम का एक तरीके से आयोजन किया जाएगा, जहां पर छोटे मोटे विवादों को निपटाया जाएगा। 14 सितंबर की डेट सामने आई है, जिसमें कई जगहों के लोग शामिल होंगे और सिविल जज एसडी के नेतृत्व में ये राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा, जिसमें कई सारे छोटे जो कानूनी मसले होते हैं उनको सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। 14 सितंबर की डेट सामने आई है और सिविल जज एसडी ने इस मामले में जानकारी दी है कि लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा 14 सितंबर को। और इस दिन जो है छोटे मोटे जो कानूनी मामले होते हैं, जो अक्सर पेंडिंग रह जाते हैं, जिन पर फैसला आने में समय लग जाता है, उन छोटे मोटे मामले में जो है इस दिन कार्रवाई की जाएगी, यानी सुनवाई की जाएगी। प्राधिकरण के दिशा निर्देशन में दिनांक 14 सितंबर 2024 को पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और इसी क्रम में देहरादून के भी सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। देहरादून हेडक्वार्टर में विकासनगर, चकराता, डोईवाला, ऋषिकेश, सभी जगह इन लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। और ये लोक अदालत 14 सितंबर में प्रातः 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक चलेगी। इस लोक अदालत में, इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल प्रकृति के वाद, चेक बाउंस के मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर के मामले और जो क्रिमिनल के हमारे जो शम्मी प्रकृति के वाद हैं, और देहरादून जनपद में बीते साल डेंगू के भारी संख्या में मरीज देखने को मिले थे, जिसके बाद से इस साल ऐसी स्थिति दोबारा न देखने को मिले, उसके लिए जिला स्वास्थ्य महकमा लगातार एक्टिव मोड में काम कर रहा है। और खासतौर पर पिछले साल डेंगू के हॉटस्पॉट पाए गए क्षेत्रों पर पैनी नजर बनाए हुए है। और इस बात को लेकर के देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि पिछले साल देहरादून शहर में अजबपुर, धर्मपुर और रेसकोर्स क्षेत्र में डेंगू के काफी मामले देखने को मिले थे। तो इस बार हम वहां पर घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और कहीं पर भी अगर डेंगू का लार्वा मिलता है तो उसे फौरन नष्ट भी कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ज्यादातर इस बार उन हॉटस्पॉट स्थानों पर डेंगू का लार्वा देखने को नहीं मिला है जिन जगहों पर पिछले साल मिला था। हाँ, जहाँ पिछले बार हमारे एरिया जो अजबपुर का, धर्मपुर और रेसकोर्स वाले एरिया थे, यहाँ सबसे ज्यादा डेंगू के केस मिले थे। तो शुरू से ही हम वहाँ घर घर जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं और यदि कहीं लार्वा मिल रहा है तो उसको भी नष्ट कर रहे हैं। तो इसमें हमारी आशाएं लगातार उसमें भ्रमण कर रही हैं। और इस बार जो लार्वा मिल रहा है अभी उनके इलाकों में जहाँ पिछले बार हमारे हॉट स्पॉट थे, इस समय वहाँ लार्वा नहीं पाया जा रहा है। और देहरादून आईएसबीटी पर बस के अंदर एक किशोरी से गैंगरेप मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें 3 बस ड्राइवर, 1 कंडक्टर और 1 कैशियर शामिल थे। पुलिस के मुताबिक इन 5 लोगों ने ही नाबालिग के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था
और साथ ही ये भी आपको बताते चले कि ये घटना जो है वो 13 अगस्त रात 2 बजे की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक किशोरी एक ड्राइवर इसे दिल्ली से देहरादून लाया था इस किशोरी को और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो देहरादून से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अब 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी भी आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, जिसमें 3 तो बस के ड्राइवर ही बताए जा रहे हैं और 2 कंडक्टर बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली से देहरादून इस नाबालिग को लाया था बस का ड्राइवर और वहां पर इन सभी लोगों ने मिलकर इस बच्चे के साथ गैंगरेप किया और अब जो है मामले में पुलिस लगातार एक्टिव नजर आ रही है और 5 आरोपियों को मामले में गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अब आगे की कार्रवाई में भी पुलिस जुट गई है, इन सभी से पूछताछ कर रही है। किशोरी के साथ भी मुलाकात की थी कुछ लोगों ने, सरकार के लोगों ने, और अब ऐसे में जो है क्यों इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और क्या इनकी प्रवृत्ति रही, क्या इस तरीके की घटनाओं में ये पहले भी लिप्त थे, इन सभी मामलों पर अब पुलिस आगे जांच कर रही है। लेकिन फिलहाल अभी तक की खबर यह है कि 5 लोग इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। और राज्यपाल ने राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण अधिनियम मंजूर कर दिया है, जिसके बाद से राज्य आंदोलनकारियों में हर्ष की लहर है और राज्य आंदोलनकारियों के मुताबिक वो पिछले 11 सालों से संघर्षरत थे। वहीं राज्य आंदोलनकारियों ने अधिनियम पर हस्ताक्षर होने पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल का आभार जताया है। राज्य अनुकारी क्षैतिज आरक्षण के अधिनियम पे जो महामहिम ने हस्ताक्षर किए हैं, निश्चित रूप में ये सभी राज्य अनुकारियों के संघर्ष का जो है जीत का परिणाम है, सबके संघर्ष का परिणाम है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री, हमारे जो जनप्रतिनिधि जो हमारे संघर्ष के साथ इन्होंने समझा और पहल करी, और महामहिम को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी उस मातृ शक्ति को रक्षाबंधन का एक उपहार दिया है, जिनके संघर्ष और त्याग तपस्या बलिदान से इस राज्य की परिकल्पना पूरी हुई थी। लगातार हम पिछले 11 साल से इसके लिए संघर्षरत थे और जिस प्रकार से ये सही समय पे अब ये परिणाम निकल के आया है, ये जो एक्ट निकल के आया है, मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही इसमें जो है शासन प्रक्रिया अपने जो है शासनादेश जारी करे। और देहरादून की ट्रैफिक व्यवस्था खराब नजर आ रही है, जिसके चलते शहर के व्यस्त चौराहे और तिराहे पर पुलिस को मैनुअल रूप से ट्रैफिक का संचालन करना पड़ रहा है। इस बात को लेकर के देहरादून के एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि यातायात कंट्रोल करने में ट्रैफिक लाइट का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि प्रत्येक चौराहे पर स्टाफ की कमी के कारण चौराहों पर पुलिसकर्मी खड़ा करने पड़ रहे हैं और इस मामले में बड़ी मुश्किल हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से सड़कों पर निर्माण का कार्य होने के कारण कुछ ट्रैफिक लाइटें भी खराब है और लगभग 59 ट्रैफिक लाइटों की रिपोर्ट भेजी गई है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में जेंडर बजट में 14,500 करोड़ से अधिक का किया गया है खास प्रावधान। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के माध्यम से प्रदेश में कार्यरत तमाम महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को उपलब्ध कराया जा रहा है व्यापक बाजार। राज्य में महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत उद्योग स्थापित करने को दिया जा रहा है ऋण, जिसमें 20 से लेकर 25% तक दी जा रही है सब्सिडी। उत्तराखंड सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में की है सम्मानजनक बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। इसके तहत प्रथम 2 बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट कराई जाती है उपलब्ध। राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरी में क्षैतिज आरक्षण के लिए बनाया गया है कानून। पहाड़ की महिलाओं को केंद्र बिंदु में रखकर बनाई गई है महिला नीति। मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए हमने लिए हैं अहम फैसले। रक्षाबंधन पर सार्वजनिक बसों में बहनों के लिए होगी निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था। भाई बहन के प्रेम, अटूट विश्वास और अगाध प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सरकार प्रदेश की माताओं बहनों के कल्याण और
सशक्तिकरण की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारी सरकार द्वारा माताओं बहनों के लिए रक्षाबंधन के दिन उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई है। भाई बहन के प्रेम और विश्वास को अभिव्यक्त करने वाला यह पवित्र पर्व आप सभी के लिए शुभ एवं मंगलमय हो। एक बार पुनः आप सभी को रक्षाबंधन की अनेकों शुभकामनाएं। धन्यवाद। सशक्त मातृशक्ति, सशक्त उत्तराखंड। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रक्षाबंधन मनाने अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत पहुंचे, जहां पर बनबसा में आयोजित रक्षाबंधन समारोह में प्रतिभाग उन्होंने किया और कार्यक्रम में स्थानीय बहनों से राखी बंधवाई। इस मौके पर बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनता और महिलाएं कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची। कार्यक्रम में उपस्थित क्षेत्रीय बहनों ने मुख्यमंत्री धामी को राखी बांधकर उनकी दीर्घायु की कामना की। मातृशक्ति की स्थान हमारी प्राथमिकता है। हमने पिछले दिनों मातृशक्ति बंधन के उत्सव किए थे और मातृशक्ति को महिलाओं को आगे लाने के लिए, हमारी बहनों को आगे लाने के लिए हम बहुत सारी नीतियां बना रहे हैं। स्वयं सहायता समूह को मजबूत कर रहे हैं, अनेक योजनाएं हम ला रहे हैं। 30% का क्षैतिज आरक्षण हम लेकर आए हैं। अनेक महिला जो स्वयं सहायता समूह है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। महिला